दुनिया में ये स्वार्थ भी समस्या का बड़ा कारण है। इस स्वार्थ के चलते अमेरिका जैसी महाशक्तियां अपने 4% जनसंख्या के लिए दुनिया के 80% साधन अपने पंजे में रहे, इसलिए अविकसित देशों को आर्थिक दृष्टि से अपने पिछले को पंगु बनाकर रखने की चेष्टा करती है। चीन जैसी महाशक्ति अपने देश के फायदे के लिए पड़ोसी देशों के भूमि से लेकर तो पड़ोसी देशों की संस्कृति पर अपना आधिपत्य जमाकर उनको नष्ट करने का प्रयास करती है। ये स्वार्थ एक समस्या का कारण है। इस स्वार्थ से निजात पाने का संदेश भी कहां पर है? बाकी दो लोगों में नहीं है। बाकी दुनिया जो चल रही है वो इस तंत्र पर चल रही है कि दुनिया में संघर्ष ही संघर्ष है, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और जो बलवान है वो सब बलहीनों को मिटाकर खुद जीतेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसलिए बलवान बनो, बलहीनों को मारकर उनके सीने पर अपने पैर जमाकर उपभोग करो। त्याग संयम का नाम नहीं, उपभोग के लिए दुनिया है। दुनिया के राजा बनो, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। अरे भाई, तुम्हारा जीवन पशु का जीवन नहीं है केवल उपभोक्ता। तुम मनुष्य हो तो दुनिया पर परोपकार करो। जो दूसरों के लिए जिएगा वही जिएगा, बाकी तो कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं। इसलिए त्याग और संयम पूर्वक जीकर सारे दुनिया के विकास के लिए अपना जीवन खर्च करो। तुम जितने बड़े दायरे में परोपकार करोगे उतने बड़े तुम बनोगे। ये परंपरा से बताने वाला देश कौन सा है? भारत देश है, हिंदू संस्कृति है, हिंदुत्व है। कट्टरपन है दुनिया में, उसके कारण झगड़े। हम ही सही, बाकी सब गलत। जो हमारी नहीं मानेंगे वो नरक में जाएंगे। दूसरा कहता है कि हम जाने नहीं देंगे, उनको हाथ पकड़कर सन्मार्ग पर चलाएंगे। तीसरा कहता है हाथ पकड़कर नहीं माने तो छल कपट करके उनके मजबूरी लाचारी का फायदा उठाकर उनको मतांतरित करके हमारे राह पर चलाएंगे। तीसरा कहता है कि अगर वैसे नहीं माने तो कान पकड़कर चलाएंगे। चौथा कहता है कि कान पकड़कर भी नहीं मानेंगे तो मार पीट कर चलाएंगे। पांचवा कहता है कि अगर कान मारपीट करके भी नहीं माने तो फिर मार ही देंगे, रखेंगे। डिग्री का फर्क है, लेकिन है सब कट्टर। दुनिया में किसके पास ये विचार है, जीवन की परंपरा है, किसकी संस्कृति, किसका विचार रहता है जो कहता है कि सभी सही है, अपने अपने श्रद्धा पर पक्के रहो और मिलजुल कर चलो, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त भी न देखी तैसी। दूसरा कोई नहीं। हिंदू समाज है, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व और भारत है केवल। दुनिया में अलगाववाद, दुनिया में कट्टरपन, दुनिया में एकाधिकारवाद, दुनिया में स्वार्थ और दुनिया में सबसे अपने आप को अलग मानकर राजा बनने की कोशिश करना, इस प्रकार के विचारधाराओं के प्रयोग हुए। दुनिया थक गई, असफल हो गई, निराश हो गई। अब भारत से आशा कर रही है भारत को खड़ा करना है, क्योंकि भारत की स्थिति के और हम सब लोग देखते हैं तो बड़ा डर लगता है। लोग तो निराश होते, सीमाएं असुरक्षित, पश्चिम में एक शत्रु देश है पाकिस्तान, उसके तरफ से दुश्मनी करना। हम तो दोस्ती की भाषा करते हैं, हम बार बार दोस्ती की भाषा करते हैं, वो बार बार उधर से गोलाबारी करता है, गोले दागता है। बेचना है तो घुसपैठियां बेचता है, ड्रग्स बेचता है, शस्त्र बेचता है, उग्रवादी आतंकवादी बेचता है। भारत द्वेष है उसका प्राण है। उसको एक बार ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर से भारत के खिलाफ मुंडी उठा ना सके। लेकिन हमारे भी धैर्य की कोई कमाल है। हम लोग दोस्ती की भाषा कर रहे हैं, क्या हम अपेक्षा करते कि अमेरिका उसको नियंत्रित करेगा? अमेरिका तो पाकिस्तान का मित्र बनकर आता है, उसको भारत भी चाहिए, पाकिस्तान भी चाहिए,
और दोनों में झगड़ा भी चाहिए, नहीं तो उसको यहां पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कश्मीर में और श्रीलंका में वो अपने पैर रखने की जगह ढूंढ रहा है। हमको पैर रखने देंगे ऐसे लोग वहां पर रहे, इसकी चिंता करता है। कश्मीर की बात कितनी निर्विवाद है, लेकिन उस विवाद को वो मिटाता नहीं है। उस विवाद को कायम रखकर स्वयं बीच बचाव करने वाला मध्यस्थ रहकर, वो जैसे दो बिलाओं के झगड़ों में बंदर ने ही सारा मक्खन लूट लिया। दो बिलाओं का झगड़ा हुआ, मक्खन मिल गया, बंटवारे पर झगड़ा हो गया, तो बंदर आ गया, उसने कहा मैं करता हूं, कोई बात नहीं, मैं थर्ड पार्टी हूं। और फिर उसने तराजू में डाला, एक तरफ मक्खन का एक टुकड़ा, दूसरी तरफ एक टुकड़ा वजनदार था, वो नीचे हो गया, तो उसमें से थोड़ा काट के उसने खा लिया। तो वो जरा ज्यादा ही खा लिया उसने, तो वो हल्का हो गया, इधर वाला भारी हो गया, इसलिए इधर का काट के खाया, तो वो हल्का हो गया। ऐसे करते करते दोनों पलड़े का मक्खन बंदर ने ही खा लिया। ये अमेरिका की नीति यहां चलती है। वास्तव में हमको देखना ही नहीं चाहिए उधर। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये हमारे संसद का निर्विवाद प्रस्ताव है, एकमत से प्रस्ताव है। हम तो यही कहते हैं कि गुलाम कश्मीर कब वापस लाएंगे, इतनी ही समस्या बाकी है। उस प्रस्ताव में कहा है। लेकिन क्या दुर्भाग्य है, हमारे सरकार ने नियुक्त किया हुआ अध्ययन मंडल सरकार को कहता है कि 1953 के पहले की स्थिति लाओ, यानी वहां पर 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान फिर से लागू करो। ऐसे से समस्या सुलझेगी क्या? जो अलगाववाद का बीज इतने महत प्रयास से अपने पूर्वजों ने काबू में लाया था, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो लाया था, उसको आप फिर से जीवित कर रहे हो। 370 जो इरोड़ हुआ था, जिसका क्षरण हुआ था, उसको पुनर्जीवित कर रहे हो। वो तो कूड़ेदान में डालने के लायक है, उसको रद्द करना चाहिए। लेकिन ये उल्टी नीतियां चल रही है। वहां के अलगाववादियों के साथ बात होती है, 3 लाख कश्मीरी लोग विस्थापित होकर स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक अपने ही भूमि में विस्थापित हो रहे, उनकी सुरक्षित ससम्मान हिंदू और भारत भक्त रहते हुए वापसी की चिंता नहीं करते, केवल और मधुर मधुर घोषणाओं की लीपापोती करते। अलगाववादी पाकिस्तान से बात करते वो चलता है, वहां से स्वधर्म और स्वदेश के भक्त बनकर विस्थापित होकर जो 3 लाख हिंदू विस्थापित पाकिस्तान से 1948 से वहां पर बसे, आज तक उनको वहां का नागरिकत्व नहीं दिया गया। वो जिंदा है, कहीं पर उनकी गिनती नहीं है अपने देश में, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। 48 से चल रहा है, स्वतंत्रता के 7 साल लौट जाने के बाद। क्या वो हिंदू है इसलिए उनको ये उपेक्षा सहन करनी पड़ रही है? लेकिन नीतियां भी ऐसी उल्टी चलती है। क्या चल रहा है कोई पता भी नहीं चलता। उत्तर में चीन है, दोस्ती की बात करते करते पीछे एक बार उसने आक्रमण किया था। हम जानते हैं चीन की नीति को, खुला खुला दावा हमारे प्रदेशों पर बोल चुका है, बोलते रहता है। हम जानते हैं कि आज उसकी दोस्ती की भाषा इसलिए है कि हमारे साथ युद्ध करना उसके विकास नीति के दृष्टि से उसको नहीं पुराएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है सीमा पर, इसके बारे में एक तो पारदर्शिता नहीं। कभी कहते कि नहीं उसने भूमि ले ली है, हमने अपनी भूमि छोड़ दी है, दूसरे ही दिन कहते कि नहीं छोड़ दी है। देश भर में हम घूमते हैं, लोग हमको पूछते कि वास्तविकता क्या है। उसको चीन के प्रभाव में नहीं जाने देना चाहिए, ध्यान में नहीं आती ऐसे नहीं। बांग्लादेश से दोस्ती की बात हो गई, हमने घुसपैठियों की बात क्यों नहीं की? कितने ही घुसपैठिए करोड़ों की संख्या में अपने देश में अर्थव्यवस्था पर बोझ बनते, सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनते हैं, लगे हाथ उसकी भी बात करके
आदेश का पालन करने लायक परिस्थिति हम बना लेते तो एक समस्या दूर हो जाए। चिंता होती है इन बातों के कारण सब सोचने वाले लोगों को, क्योंकि अंदर भी उग्रवाद है। जिस विचार ने दुनिया पर कहीं शोषण की समाप्ति नहीं की, उल्टे शोषण को बढ़ाया, जहां 2 ही वर्ग वो मानता था वहां 3 वर्गों को उत्पन्न करके और वंचित वर्ग को सदा के लिए वंचित रखा, और ऐसी अपनी नीति के कारण दुनिया के समाजों की मुंह बंद करने की नीति के कारण 70 साल में दुनिया ने जिसका त्याग किया, ऐसे विचार को लेकर यहां पर शोषण समाप्ति का दावा करके नक्सलवाद चलता है। अपने आप को बड़ा शोषण मुक्तिकारक कहते हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा वसूली करके सामान्य वर्ग में हत्याएं करते हैं, आधुनिक डकैत बन जाते हैं। ऐसे ये लोग, इनसे बात क्या करनी है भैया? पहले तुम्हारी गोली बंद करो, बंदूक नीचे रखो, तब बात करेंगे। क्योंकि जब जब शांति वार्ता हुई है तब तक जानते हैं सारे देश में नक्सलवादियों ने अपनी खुद की अगले लड़ाई की तैयारी के लिए उसी का उपयोग किया है। समय रहते वो सब भस्मासुर को कठोर उपाय योजना के साथ काबू में लाए, साथ साथ शोषण बंद करने वाला पारदर्शी जवाबदेह शासन और प्रशासन उत्पन्न करे, समाज का प्रबोधन करे, अपने सुरक्षा बलों को, अपने सूचना तंत्र को अधिक कार्यक्षम, अत्याधुनिक बनाए। ये करने की आवश्यकता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान दें। वहां भी राजनीति चलती है। राज्य में कौन सत्ता में है उसके आधार पर वहां के नक्सलवादियों पर कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ को मदद नहीं मिलती है, आंध्र को मिलती है। बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ जब तक दोस्ती है तब तक दूसरी नीति, तृणमूल कांग्रेस के साथ दोस्ती है तब दूसरी नीति। ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, देश की सुरक्षा के प्रश्न है, हम सबके प्रश्न है। ये पार्टी पॉलिटिक्स की ऊपर की बात है, लेकिन नहीं चलता। अब तो इन उग्रवादियों की, आतंकवादियों की साठगांठ बाहर के शक्तियों से हो गई है। ये भी रिपोर्ट सरकार की मिलती है, चिंता होती है। समाज को मार्गदर्शन जिन नेताओं का होना चाहिए, राष्ट्र की एकात्मता, अखंडता और सुरक्षा की चिंता जिनको करनी चाहिए, वो लोग क्षुद्र मतों के आधार का विचार करते हुए ऐसी शक्तियों का लांगुल चालन करते हैं।